हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए फॉर नीट प्रिपरेशन, और कितने इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ये भी कुछ बच्चों का डाउट था कि हमें बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी में से कौन कौन से टॉपिक्स को एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स हैं सारे आप एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दें। ऐसी बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ऐसा करने से आपके पास टाइम कम बढ़ जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। सो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से वाकई में पहले सालों में क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ चुके हैं, और जहाँ से क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ चुका है वहाँ से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लूज़ कर दें। तो मैं आपको वही टॉपिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स को बाहर से कर सकते हैं फॉर बेटर एनसीईआरटी स्टडी। उसके साथ ही कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको एक भी लाइन, इवन अ सिंगल वर्ड, आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो देखिए, आपको पता है कि नीट का पेपर भी एनटीए ही डिज़ाइन करता है और जेईई का पेपर भी एनटीए डिज़ाइन करता है। तो अगर हम जेईई मेंस के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस इवन बिल्कुल आपको ज़रा सा भी चेंज नहीं मिलेगा वैल्यूज़ में भी, एज़ इट इज़ आपको नीट एग्ज़ाम में मिल चुके हैं। आप अगर नीट 2020 का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको जेईई मेंस के काफ़ी सारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमें जेईई मेंस के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेईई मेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए नीट का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो जेईई मेंस के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो नीट एग्ज़ाम में हॉट क्वेश्चन बनकर आते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, जो जिन्हें हम आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वो क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस के हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही गाइस, एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पहले आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना कि आपने नीट के क्वेश्चन अभी लगाए नहीं हैं, आपने कंप्लीट ही नहीं करे हैं, इवन आपने प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं करी है, और आप ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये भी मत कीजिएगा, बिकॉज नीट के प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और एक बार अगर आपने नीट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से मेजॉरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। और जब एक बार आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप नो डाउट जेईई मेंस के कीजिएगा, एंड जेईई मेंस से कंप्लीट कर लेने के बाद में आप एम्स के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ऑल्दो वो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जो कि उस टाइम एम्स में पूछे गए थे, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों ने खुद ब खुद अपने दिमाग से सोच करके लिखे हैं। लेकिन फिर भी आप एक आइडिया ले सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन पहले नीट के प्रीवियस क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आपको जेईई मेंस से क्वेश्चंस लगाने चाहिए, लेकिन पहले नीट के प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने के बाद में। अब बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी में से कौन कौन से चैप्टर्स आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, और कौन कौन से चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं 11th के एनसीईआरटी के बारे में। इसमें सबसे पहले यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं, और चारों के चारों चैप्टर आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी वाले ही याद रखने हैं। ऑल्दो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लिखवाए जाते हैं, एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट को रिमेंबर रखने के लिए, एंड जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी वाले ही याद रखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, इसमें भी 3 चैप्टर्स दे रखे हैं। इन तीनों चैप्टर को भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है प्रॉपरली।
लेकिन इस यूनिट के अंदर जो आपको दे रखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको थोड़ा अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी को समझने में आसानी होगी। और जो तीसरा चैप्टर है दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत आसानी होगी। तो आप इन 2 चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है थर्ड यूनिट, जिसमें आपको 3 चैप्टर दे रखे हैं, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल। इसमें आप सेल वाले चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ये आपको पूरी बायोलॉजी में काफ़ी हेल्प करता है। एंड बाकी बायोमोलिक्यूल एंड सेल डिवीजन को आप एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को थोड़ा डिटेल में करने की ज़रूरत है। एंड मिनरल न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन चारों चैप्टर्स को आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी से पढ़ करके आपको समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। उसके बाद आती है लास्ट यूनिट 11th की एनसीईआरटी की 5th यूनिट दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। वैसे तो गाइज ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। जनरली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको रहेगी कि आप इस पूरी की पूरी यूनिट को काफ़ी डिटेल में कीजिएगा। जितना डिटेल में आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में करने के लिए मिलेगी। तो अगर आपके फंडामेंटल अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, आप इजीली उससे टैकल कर लेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स को डिटेल में करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप इजीली ह्यूमन फिजियोलॉजी को काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th के एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर्स दे रखे हैं। इस पूरी यूनिट में आपको सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वहाँ से कभी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको थोड़ा डिटेल में कीजिएगा। एंड बाकी के जो 3 चैप्टर हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर्स आपको टोटली एनसीईआरटी से करने हैं, कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 दैट इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में जो पहले 2 चैप्टर हैं दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। स्पेशली जो सेकंड चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है एंड थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मेरा आपको सजेशन है कि पहले 2 चैप्टर्स दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन 2 चैप्टर्स को आप अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा डिटेल में कीजिएगा। और इन 2 चैप्टर्स को भी आप डिटेल में कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ इवोल्यूशन को आप कंप्लीटली एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपको 3 चैप्टर्स दे रखे हैं, तीनों के तीनों चैप्टर आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिएगा 100%। एंड इसके बाद यूनिट नंबर 9 जो कि बायोटेक्नोलॉजी की है, इसमें आपको 2 चैप्टर दे रखे हैं एंड ये 2 चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं और ये लिंक्ड हैं जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। अगर आपका वो चैप्टर अच्छे से क्लियर है, आपने डिटेल में किया है, अच्छे से किया है, तो ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी के ये 2 चैप्टर्स हैं, आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेने के बाद में आप इसे एक्स्ट्रा सोर्स मटेरियल से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर के बारे में, लास्ट यूनिट के बारे में दैट इज़ इकोलॉजी। इसमें आपको 4 चैप्टर दे रखे हैं, उनका नाम गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इन चारों चैप्टर्स को आप अच्छे से कीजिएगा, डिटेल में कीजिएगा। आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी से करने के बाद में आप एलन के मॉड्यूल पढ़ सकते हैं। एलन के मॉड्यूल के अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीट के लिए रेलेवेंट है। तो आप एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहते हैं किसी भी चैप्टर को, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो किसी रेफरेंस बुक को पढ़ने की बजाय आप एलन के मॉड्यूल को प्रेफर कीजिएगा। एंड अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर सारे मॉड्यूल एंड सारी बुक्स
बुक्स के PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। सो आई होप गाइस कि आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। एज वेल एज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका फीडबैक, सजेशन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।